हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी एक प्रॉपर वे में। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक और नया वीडियो लेक्चर जो आपके आरआरबी एग्जाम एंड ऑल स्टेट सीएचओ स्पेशल एमसीक्यू सीरीज जो इस प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही है धाकड़ नर्सिंग एकेडमी के इस चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट अपकमिंग लेक्चर है आप तक पहुंच सकें। ठीक है, चलिए तो हम आज की एक शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं जो आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की एक कंटिन्यू 13 क्लास है जो आपके आरआरबी एग्जाम और ऑल सीएचओ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट साबित रहने वाली है। ये रहा आज का पहला और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए और जवाब दीजिए। चलिए, ये रहा आज का शानदार और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है मोस्ट रिलायबल इम्पोर्टेंट कार्डियक मार्कर इज कौन सा होता है। तो आपको बताना है इन चारों में से एक सही आंसर। देखिए, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी, नन ऑफ दी। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रिलायबल मोस्ट रिलायबल इम्पोर्टेंट कार्डियक मार्कर यहाँ पर होता है। तो मैंने आपको क्लास में बताया था ट्रोपोनिन आई एक मोस्ट रिलायबल और इम्पोर्टेंट कार्डियक मार्कर होता है जो आपकी हार्ट की एक्टिविटी में हुए परिवर्तन को बताता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये रहा आपका शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पूछा गया है विच कार्डियो मार्कर इज लेस रिलायबल इन एमआई। आपको एमआई है, एमआई आया है आपके मरीज में, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है। तो आपको लेस रिलायबल कौन सा कार्डियक मार्कर रहेगा, इन चारों में से आपको एक जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पर चूज कर लीजिए आप। यहाँ पर ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, सीपी के एमबी और मायोग्लोबिन। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था मोस्ट रिलायबल, यहाँ पर पूछा है लेस रिलायबल। तो यहाँ पर आपका लेस रिलायबल रहने वाला है दोस्तों मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन और जो मोस्ट स्पेसिफिक होता है और मोस्ट रिलायबल होता है वो कौन सा होता है आपका टी। मोस्ट स्पेसिफिक, मोस्ट स्पेसिफिक और मोस्ट रिलायबल तो वो कौन सा होता है आपका ट्रोप आई। ठीक है, और लेस कौन सा होता है मायोग्लोबिन। चलिए, ये रहा अगला बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच कार्डियो मार्कर इज अर्लीस्ट एलिवेट इन एमआई। मायोकार्डियल इंफार्क्शन की स्थिति में आपको सबसे पहले कौन सा कार्डियक मार्कर है जो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर एक मैं इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो लेस लेस रिलायबल होता है वो ही सबसे पहले एलिवेट होता है जब आपकी हार्ट में एमआई एमआई मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है। आपके देखते हैं आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन की स्थिति देखने को मिलेगी। तो जो कार्डियक मार्कर है वो सबसे लेस कार्डियक मार्कर रहता है मायोग्लोबिन। लेस रिलायबल वही सबसे पहले आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, लेकिन ये क्या होता है मोर स्पेसिफिक और लेस रिलायबल होता है। तो इसको हम इस टेस्ट को नहीं करा इस कार्डियक मार्कर को चेक नहीं करते हैं। मोस्ट स्पेसिफिक और मोस्ट रिलायबल कार्डियक मार्कर को लेवल को चेक करके हम एमआई का पता लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन और बेहतरीन शानदार क्वेश्चन। देखो यहाँ पर पूछा गया है विच एंजाइम इंडिकेट स्पेसिफिक टू कार्डियक डैमेज। कार्डियक डैमेज हुआ है आपका, तो कौन सा एंजाइम है जो इंडिकेट करेगा आपको इसमें से। तो हम एक इन तीनों के बारे में बता देता हूं मैं। यहाँ पर देखिए, सी के एम बी जो आपके कार्डियक 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 डैमेज को इंडिकेट करेगा, कार्डियक डैमेज को इंडिकेट करेगा। सी के एम बी ये आपकी ब्रेन डैमेज को इंडिकेट करेगा। सी के एम बी स्केलेटल मसल्स डैमेज को इंडिकेट करेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सी के एम बी किसके लिए रहता है, कार्डियक के लिए। सी के बी भी ब्रेन के लिए, एम एम मसल्स के लिए। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ये याद रखना है आपको। बेहतरीन और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इंपोर्टेंट है। डंपिंग सिंड्रोम इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ। इसमें से कौन से कॉम्प्लिकेशन में से आपको डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर देखिए सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी
आपके स्टोमक पार्ट, ये आपका स्टोमक स्टोमक के कुछ भाग को काट के फेंक दे, तो आपका जो खाना है एकदम से स्टोमक में न रुक के डायरेक्ट कहाँ आ जाता है, इंटेस्टाइन में। एकदम से खिसक आना, एकदम से खाने का इंटेस्टाइन में कूदना, इसे बोलते हैं डंपिंग। डंपिंग, तो इसे डंपिंग सिंड्रोम जो देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है, सब टोटल गैस्ट्रोटोमी की कंडीशन में। यहाँ पर हम बात करें, देखिए ये रही गैस्ट्रेक्टोमी, डायग्राम से समझिए। ये देखिए यहाँ पे स्टोमक का जो आधा पार्ट है, अगर आधा पार्ट यहाँ पर काट दें तो इसे बोलते हैं पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। अगर स्टोमक के पूरे पार्ट को काट दें तो इसे बोलते हैं टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। ठीक है दोस्तों, काटने के बाद इसको स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ देते हैं, और इसको अगर पूरा स्टोमक निकाल दिया है तो आपका ईसोफेगस है, ईसोफेगस भाग है, उसको इंटेस्टाइन से जोड़ देते हैं। अगर पूरा स्टोमक का भाग निकाल दें तो टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, हाफ स्टोमक को निकाल दें तो पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। यहाँ पर पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी होती है तो यहाँ पर दो कंडीशन रहती हैं। यहाँ पर देखिए आप, एक होता है बिल्लोथ फर्स्ट, एक होती है कंडीशन बिल्लोथ फर्स्ट, एक कंडीशन होती है आपकी बिल्लोथ सेकंड। बिल्लोथ फर्स्ट और बिल्लोथ सेकंड, यहाँ पर बिल्लोथ फर्स्ट कौन सी टर्म को हम बोलेंगे और बिल्लोथ सेकंड हम कौन सी टर्म को बोलेंगे, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए जब आपके स्टोमक के इतने सारे भाग को आप काट के फेंक दोगे, काटने के बाद आप स्टोमक को जब जोड़ेंगे वो ड्यूडिनम भाग से जोड़ेंगे। सर्जरी करोगे तो आप सूचरिंग कहाँ से करोगे, ड्यूडिनम ड्यूडिनम भाग को स्टोमक से जोड़ दोगे, जो आपका पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी हुई है उस पार्ट को काटने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो इसे बोलेंगे हम बिल्लोथ फर्स्ट, बिल्लोथ फर्स्ट। अब यहाँ पर देखिए एक और कंडीशन, जब आप पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी करेंगे तो आप ड्यूडिनम से ना जोड़ के आप स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट जेजुनम से आप स्टिकिंग कर दोगे या जोड़ दोगे भाग को स्टोमक के को, तो इसे बोलेंगे हम बिल्लोस सेकंड। तो आप जब यहाँ पर पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं, जब स्टोमक के भाग को ड्यूडिनम से जोड़ा जाता है उसे बिल्लोथ फर्स्ट, और जब पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी होने के बाद आप स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम पार्ट से जोड़ा जाता है तो हम इसे बिल्लोस सेकंड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बिल्लोथ फर्स्ट आपके मरीज में हुआ है तो लेस डंपिंग देन बिल्लोस सेकंड, यहाँ पर आपको कम डंपिंग देखने को मिलेगी इसकी अपेक्षा बिल्लोस सेकंड के। डंपिंग चीज वही होती है जो अभी मैंने आपको बताई। यहाँ पर देखिए बिलो सेकंड हुआ है तो मरीज में आपको स्टेटोरिया, वेट लॉस, डंपिंग, वोमिटिंग एंड बैक्टीरियल ओवरग्रोथ ज्यादा देखने को मिलेगी किसकी, बिलो फर्स्ट की अपेक्षा बिलो सेकंड में। ठीक है, ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। यहाँ पर पार्शियल गैस्ट्रिक रिसेक्शन मतलब स्टोमक के कुछ भाग को काट देते हैं तो, और बाद में इंटेस्टाइन से जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का। देखिए पूछा क्या गया है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द नेल एज। यहाँ पर कुछ टर्म दी गई हैं जो आपके नेल से रिलेटेड हैं, जो यहाँ पर नेल की डिफॉर्मिटीज है। यहाँ पर देखिए अगर आपके इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द नेल, नेल के सराउंडिंग जो टिश्यू रहते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, इस कंडीशन को बोलेंगे हम पेरोन पेरोन किया। क्या बोलेंगे, पेरोन किया। चलिए यहाँ पर क्लबिंग की बात करें, क्लबिंग, तो क्लबिंग में आपके जो नॉर्मल नेल्स होते हैं, नॉर्मल नेल्स, यहाँ पर आपके जो नेल्स होते हैं नॉर्मल नेल्स, ये और क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, और बड़े हो जाते हैं तो आपको क्लबिंग देखने को मिलेगी नेल्स में। और कोइलन की अगर बात करें, आपके जो नेल्स हैं ये कैसे हो जाते हैं, ये स्पून शेप के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, स्पून शेप के हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कोलोन किया में। और ऑनकोलाइसिस की बात करें, ऑनकोलाइसिस नेल्स की बात करें यहाँ पर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपकी जो नॉर्मल नेल है ये क्या हुआ यहाँ पर, आपकी नेल बेड स्पेस से आपका जो नेल पार्ट है वो ऊपर और उठ जाएगा, तो अपने इस नीचे वाले बेस भाग को छोड़ देगा ये, तो यहाँ पर ऊपर की साइड उठ जाएगा ये। बाकी का आपका नेल यहाँ पर बेड पकड़ा रहेगा और आगे का भाग है वो ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ देखने को मिलेगा बेस भाग से। चलिए यहाँ पर ऑनकोलाइसिस, कोइलोन किया और क्लम्बिंग और पेरोन किया, हमने चार डिफॉर्मिटी नेल से रिलेटेड देखी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो इमेज दी गई है ये दोस्तों, ये ऑनकोलाइसिस की है। यहाँ पर देखिए आपका जो नेल का भाग है वो इतना उठा हुआ है, इसके यहाँ से बेस नीचे से उठा हुआ है, बाकी का ये पूरा पार्ट आपका बेड लिए हुआ है नेल पार्ट के। चलिए यहाँ पर देखिए ये रहा स्पूनिंग, ये स्पूनिंग शेप आपको देखने को मिलेगी, स्पूनिंग शेप देखने को मिलेगी। ये आपको क्लबिंग में
क्लबिंग में यहाँ पर क्लब्ड फिंगर, यहाँ पर जो आपका और जो नाखून का भाग है और बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है, ऊपर उठा हुआ देखने को मिलेगा, तो आपको क्लबिंग फिंगर, क्लब्ड फिंगर देखने को मिलेंगे क्लबिंग में। अगला और बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर पढ़िए और जवाब दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर देखिए, द नीजल्स ग्रेन्यूल्स ऑफ नर्व सेल्स आर मेड ऑफ। जो नीजल्स ग्रेन्यूल्स नर्व होती हैं, वो कौन सी जो नीजल्स ग्रेन्यूल्स ऑफ नर्व सेल्स होती हैं, वो किससे मिलकर बनी होती हैं? आरएनए, डीएनए, राइबोसोम, प्रोटीन। तो ये राइबोसोम से मिलकर बनी होती हैं, इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। चलिए, ये रहा बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है, विच नर्व इंजरी लीड टू रिस्ट ड्रॉप। कौन सी नर्व इंजरी है जो रिस्ट ड्रॉप कराती है? रेडियल नर्व है, एक्सिलरी नर्व है, मीडियन नर्व है, अल्नर नर्व है। अगर जब आपकी रेडियल नर्व डैमेज हो जाए, रेडियल नर्व डैमेज हो जाए, तो आपको एक डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, वो बोलते हैं रिस्ट ड्रॉप। जब आपकी रेडियल नर्व डैमेज हो जाएगी, तो आपको कुछ इस प्रकार से रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगी। चलिए, ये देखिए, डायग्राम के थ्रू समझिए। अगर आपकी जो रेडियल नर्व है, ये डैमेज हो जाए, तो आपको एक डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, जिसे हम बोलते हैं रेडियल नर्व पाल्सी। इसमें आपका पूरा ये भाग है, रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, पूरा पैरालिसिस हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। यहाँ पर एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनएबिलिटी टू रीड स्मॉल वर्ड हेल्ड एट यूजुअल डिस्टेंस इज अ प्राइमरी फीचर। यहाँ पर हम बात करें, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जब आप इसमें छोटे वर्डों को नहीं पढ़ पा रहे यूजुअली नॉर्मल डिस्टेंस से, ठीक है, आप अभी जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पर होता क्या है, आपको यूजुअली ये चीजें दिखाई देने कम हो जाए, तो आपको ये कंडीशन कब देखने को मिलेगी? इस टर्म को क्या बोलेंगे? एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया, प्रेस बायोपिया, कैटरेक्ट। जनरली ये ओल्ड एज में देखने को मिलती है, ओल्ड एज में देखने को मिलती है प्रेस बायोपिया। जो आप नॉर्मली जो नॉर्मल विजन डिस्टेंस होता है, वहां तक आप नॉर्मल शब्दों को नहीं देख पाते हैं, ये कंडीशन होती है प्रेस बायोपिया। मायोपिया की बात करें तो नियर साइटनेस, ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी पास की वस्तु पास की वस्तु दिखाई देती है सही, सही, और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है यहाँ पर, तो आपको कंडीशन कौन सी देखने को मिलेगी? मायोपिया। ठीक है, एस्टिज्म में क्या होता है, आपका जो नॉर्मल प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर आपके पूरी आई में, तो ये रेटाइना पे न बन के यहाँ पर क्या अलग अलग जगह पे भटक जाता है, तो आपको जब आप किसी को देखोगे, तो आपको ब्लर ब्लर विजन दिखाई देगा। कैसा विजन दिखाई देगा? ब्लर विजन। तो इस टर्म को हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। यहाँ पर कैटरेक्ट की बात करें तो आपका लेंस है वो कैसा हो जाता है, यहाँ पर ब्लर हो जाता है। लेंस कैसा हो जाता है? पिगमेंटेशन। यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एस्टिज्म मेटिज्म, यहाँ पर देखिए एक टर्म ये रही, एस्टिज एस्टिग्मेटिज्म। यहाँ पर नॉर्मल विजन, ये नॉर्मल विजन यहाँ पर रेटाइना पर बनता है विजन, लेकिन जब आपको ये बीमारी हो जाती है, तो आपका जो मेन फोकस ना जाके इधर उधर फोकस यहाँ पर दिखता है, जिससे क्या होता है, आपको ब्लड विजन दिखाई देता है। चलिए, कैटरेक्ट कंडीशन जो मैं आपको अभी बता रहा था, यहाँ पर हम लेंस की बात करें, यहाँ पर लेंस की बात करें, जो क्लाउडी क्लियर लेंस होता है, जो क्लियर लेंस होता है नॉर्मल हेल्थी आई का, तो कैसा हो जाता है, आई विद कैटरेक्ट क्लाउडी हो जाता है। कैसा हो जाता है? क्लाउडी। लेंस लेंस क्लाउडेड बाय कैटरेक्ट। ठीक है, ये बीमारी आपको देखने को मिलती है। चलिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर देखिए, रिमूवल ऑफ एन एंटायर लंग्स इज कॉल्ड एज। आपके अंदर के लंग्स में निकालना, रिमूवल ऑफ एंटायर लंग्स इज कॉल्ड एज, इसे हम बोलते हैं न्यूमोवाइड लंग्स के लिए यूज होता है। एक्टोमी मतलब काट के फेंक देने। यहाँ पर जो टर्म है न्यूमोनेक्टोमी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एंटीरियर फोंटानेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, एंटीरियर फोंटानेल को हम किस नाम से और जानते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एंटीरियर फोंटानेल ब्रेगमा को बोलते हैं, एंटीरियर फोंटानेल। ठीक है, और पोस्टीरियर फोंटानेल
जो होते हैं आपके लैम्डा, पोस्टीरियर फ्रंटनेल, जिसे लैम्डा बोलते हैं। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं पोस्टीरियर फ्रंटनेल, लैम्डा और एंटीरियर फ्रंटनेल। यहाँ पर जो इमेज दे रखी है, यहाँ पर देखिए, जो आपके एंटीरियर भाग होता है वो कैसा होता है, डायमंड शेप का होता है। कैसा होता है, डायमंड शेप का। डायमंड डायमंड शेप का। एग्जामिनर पूछ ले आपका जो एंटीरियर फंटानेल है, जिसे हम ब्रेगमा बोलते हैं, कैसे शेप का होता है, डायमंड शेप का होता है। और यहाँ पर पोस्टीरियर फंटानेल होता है, वो कैसा होता है, जिसे लैम्डा बोलते हैं, वो ट्राइएंगुलर शेप का होता है। कैसा होता है, ट्राइएंगुलर। ट्राइएंगुलर सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जामिनर पूछ लेता है। यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, एंटीरियर फ्रंटानेल को क्या बोलते हैं, ब्रैगमा, और पोस्टीरियर फ्रंट को बोलते हैं लैम्डा, जो ट्राइएंगुलर शेप का होता है। और आपका जो ब्रैगमा होता है वो डायमंड शेप का होता है। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंटानेल इन अ चाइल्ड इज फर्स्ट टू क्लोज। बच्चों में सबसे पहले कौन सा फंटानेल है एंटीरियर पोस्टीरियर में से जो पहले क्लोज देखने को मिलता है। यहाँ पर हम बात करें, पोस्टीरियर फंटानेल है जो जल्दी क्लोज होता है इन्फेंट्स में। आपके ये रहे फंटानेल, अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए, एंटीरियर फंटानेल, पोस्टीरियर फंटानेल। पोस्टीरियर फंटानेल पहले क्लोज होता है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा गया है आपसे, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स रिसीव इंफॉर्मेशन। न्यूरॉन का कौन सा भाग है जो आपकी जानकारी को लेता है या एकत्रित करता है, या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें द डेंड्राइट्स, नन मोड ऑफ रेनवियर, माइलिन सीड, एक्सोन। तो यहाँ पर हम बात करें, जो डेंड्राइट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे न्यूरॉन से अपने वाले खुद के न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन लेते हैं और दूसरे न्यूरॉन्स तक जानकारी पहुंचाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसमें देखिए ये पार्ट है आपके जो दिखाई दे रहा है, डेंड्राइट्स। ठीक है, ये इसको सोमा सेल बॉडी बोलते हैं न्यूरॉन्स की। ये आपकी न्यूक्लियस है आपकी न्यूरॉन्स का। यहाँ पर ये नोड्स हैं। ये एक्सॉन भाग है अंदर वाला, इसे पूरी को माइलिन सीड बोलते हैं। और ये एक्सॉन टर्मिनल है, और लास्ट में सिनेप्सिस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है आपसे, जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो कौन से हैं, डेंड्राइट्स। ठीक है, और यहाँ पर एक जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है यहाँ से, इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, सिनेप्सिस क्या होते हैं, दो बिटवीन द डेंड्राइट। यहाँ पर गैप होता है सिनेप्सिस, यहाँ पर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। ये यहाँ पर एक और डेंड्राइट्स आते हैं, दूसरा न्यूरॉन चालू हो जाता है यहाँ से, और डेंड्राइट्स निकले होते हैं जो इंफॉर्मेशन यहाँ से सिनेप्सिस बिटवीन, जो गैप है बिटवीन, यहाँ पर बिटवीन द चेंज। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंच जाएगी, दूसरे वाले डेंड्राइट्स में। ठीक है दोस्तों, तो गैप गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, जिसे हम बोलते हैं सिनेप्सिस। ठीक है, अंतिम भाग होता है न्यूरॉन्स का। चलिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, सियाटिक नर्व एराइज फ्रॉम विच ऑफ द प्लेक्सेस। सियाटिक नर्व कहाँ से एराइज होती है, कौन से प्लेक्सेस से एराइज होती है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये लंबोसेक्रल, लंबोसेक्रल रीजन होता है, वहां से एराइज होती है। चलिए, अगला और बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, कंप्रेशन ऑफ व्हाट नर्व अराइजिंग फ्रॉम ब्रेकियल प्लेक्सेस। ब्रेकियल प्लेक्सेस की, ठीक है, कौन सी नर्व कंप्रेस होने से नम्बनेस, टिंगलिंग, पेन इन द फिंगर और कंडीशन कोल्ड कार्पल टनल सिंड्रोम आपको मरीज में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मस्कुलोकुटेनियस नहीं, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व की डैमेज से आपको कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जिससे मरीज में क्या देखने को मिलेगी, नम्बनेस, टिंगलिंग, पेन इन द फिंगर्स। ये आपको सारी कंडीशन देखने को मिलेंगी अगर आपकी मीडियन नर्व का कंप्रेशन हो जाए तो। ये देखिए, ये कार्पल टनल सिंड्रोम, ये रही आपकी मीडियल नर्व, अगर ये कंप्रेस हो जाए तो आपको हैंड में टिंगलिंग सेंसेशन, पेन इन द फिंगर्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये आपके आज के क्वेश्चन सेशन का अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। तो वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, साथ में शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो लेक्चर। और बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर है आप तक पहुंच सके दोस्तों। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर। धन्यवाद।